नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे निजी संपत्ति का पुनर्वितरण के बारे में। चर्चा में कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण और पुनर्वितरण संबंधी विभिन्न याचिकाओं से उत्पन्न कानूनी सवालों पर सुनवाई शुरू की। पृष्ठभूमि: वर्तमान मामला मुंबई में उपकरित संपत्तियां वे संपत्तियां जिनके लिए उनके मालिक द्वारा MHADA के अध्याय 8 के तहत उपकर अथवा कर का भुगतान किया जाता है के मालिकों द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट MHADA 1976 में वर्ष 1986 के संशोधन को चुनौती देने के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। MHADA को वर्ष 1976 में पुरानी जीर्ण अवस्था वाली इमारतों जो बीते समय के साथ असुरक्षित हो जा रही थीं में रहने वाले गरीब किराएदारों की समस्या के समाधान के लिए अधिनियमित किया गया था। MHADA ने मरम्मत और पुनर्निर्माण परियोजनाओं की देखरेख के लिए मुंबई बिल्डिंग मरम्मत एवं पुनर्निर्माण बोर्ड MBRRB की भुगतान करने हेतु इमारतों में रहने वालों पर एक उपकर आरोपित किया। इस अधिनियम को वर्ष 1986 में अनुच्छेद 39B को अधिनियमित करके संशोधित किया गया था। मुंबई में संपत्ति मालिकों के संघ ने MHADA को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए दावा किया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संपत्ति मालिकों के समता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि DPSP के समर्थन में पारित कानूनों का इस आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता कि वे संविधान के अनुच्छेद 31B द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लंघन करते हों। दिसंबर 1992 में एसोसिएशन ने न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। इस प्रकार शीर्ष न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या निजी स्वामित्व वाले संसाधन जिनमें उपकरित इमारतें शामिल हैं अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं अथवा नहीं। संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। हालांकि वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अनुच्छेद 300A। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी निजी स्वामित्व से वंचित करने के लिए उसकी उचित प्रक्रिया एवं विधि को अधिकार का पालन करना होगा। 9वीं अनुसूची। इसमें विशिष्ट विधियों की सूची को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें एक बहुत संपत्ति का मौलिक अधिकार भी शामिल है। इस अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जैसे कानून शामिल हैं। अनुच्छेद 39। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संविधान के भाग 4 के तहत को सूचीबद्ध किया गया है, जो विधियों के अधिनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, किंतु इन्हें किसी भी न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 39B के अनुसार समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए वितरित करने की दिशा में नीति निर्धारित करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39C यह सुनिश्चित करता है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C के अनुसार इन विशेष निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 39B और 39C को समता के अधिकार अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 13 के तहत
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार का प्रयोग करके चुनौती नहीं दी जा सकती है। केशवानंद भारतीय मामले 1973 में न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की वैधता को बरकरार रखा, किंतु इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 39B की व्याख्या। कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी मामला 1977। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधनों के दायरे के अंतर्गत नहीं आते। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस पर असहमति जताते हुए राय दी कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल मामला 1983। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति अय्यर की राय की पुष्टि की और कोयला खदानों तथा उससे संबंधित कोक ओवन संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करने वाले केंद्रीय कानून को बरकरार रखा। यह निर्णय लिया गया कि निजी स्वामित्व वाले साधनों को भी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला 1996। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्राकृतिक अथवा भौतिक संसाधन और चल अथवा अचल संपत्ति अनुच्छेद 39B में वर्णित भौतिक संसाधन के अंतर्गत शामिल होंगे तथा इसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी निजी व सार्वजनिक स्रोत शामिल होंगे, न कि एक केवल सार्वजनिक संपत्ति तक ही सीमित होंगे। संपत्ति के पुनर्वितरण के पक्ष में तर्क। पहला, सामाजिक न्याय। यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाले संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों के अनुरूप है। गरीबी उन्मूलन पुनर्वितरण कार्यक्रम ज़रूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करके गरीबी को कम करने में मदद करते हैं। सामाजिक मुद्दों का समाधान। संपत्ति का बुद्धिमत्तापूर्ण पुनर्वितरण सरकार को गरीबी उन्मूलन, बेघर लोगों की मदद करने तथा पर्यावरणीय क्षरण जैसे सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में सक्षम बनाता है। सामाजिक एकजुटता। आर्थिक असमानता को कम करने से विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच अंतर को कम करके सामाजिक एकजुटता व सौहार्द को बढ़ावा दिया जा सकता है। संपत्ति के पुनर्वितरण के विपक्ष में तर्क। बाजार क्षमता। पुनर्वितरण का बाजार तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह संसाधन आवंटन व्यवस्था को विकृत कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह व्यक्तियों के एक समूह से जबरन धन लेकर दूसरे के हस्तांतरित करके व्यक्ति स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। आगे की राह। सशर्त संपत्ति अधिकार। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां संपत्ति का अधिकार इसके उत्तरदायीपूर्ण उपयोग के संबंध में शर्तों के अनुपालन पर आधारित हों। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। सामाजिक न्याय पर ध्यान। पूर्ण संपत्ति अधिकारों की बजाय सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी की आवास एवं भूमि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच हो। संभावित प्रश्न भी बन सकता है इससे। निजी संपत्ति के पुनर्वितरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं उन्हें दूर करने के लिए संभावित रणनीतियों पर सुझाव दीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।